Okay, beta, this is the core topic, most important topic of this chapter 3.4, electricity, which is EMF of voltage source and its internal resistance. We are already done with EMF. We know what is EMF. EMF stand for electromotive force. Okay? This is electromotive force. Okay, actually it is not the force, it is amount of energy, but force in a sense that this force is required to move the charges inside the circuit. So current is generated because of EMF, right? And we are already done its definition, I'm telling you again. So definition for EMF is work done per unit charge. Sometimes we can say positive charge. So work done per unit positive charge to move it around complete circuit. Complete circuit. This is called EMF of the voltage source. Okay, so the equation for this EMF is work done per unit charge. This is O-level stuff. Its unit is joule per coulomb, which is also called volt. बेटा प्लीज बाकी रिमेन फोकस से जो आ रहे हैं ठीक है वो आके आराम से बैठ जाएंगे आप लोग देखो कि क्या हो रहा है EMF is electromotive force it is work done per unit positive charge in order to move the charge around complete circuit and this is the equation which is based on the definition like definition and equation look similar EMF is equal to work done per means this division sign right so it is work done per unit charge in order to move that charge in complete circuit. Okay, the second definition, there is a second definition as well, which is in terms of energy, amount of non-electrical energy converted to electrical energy. Converted to electrical energy when unit positive charge this I have already written मैं दोबारा इसको रीराइट कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए ये हम कर चुके हैं पहले टॉपिक लेकिन असल टॉपिक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी या सेल की होती है दैट्स व्हाई वी हैव टू रीलुक अपॉन इट कि ईएमएफ जो है वो क्या होती है सो अमाउंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स क्या होता है बेटा सेल या बैटरी मतलब सेल या बैटरी के अंदर से जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इमेजिन आई एम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट चेयर इज द सेल सो मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं जब इस चेयर के अंदर से गुजरूंगा तो ये जो सेल है ये क्या करेगा ये अपनी केमिकल एनर्जी मुझ में ट्रांसफॉर्म कर देगा तो जितनी एनर्जी मैं इससे एब्जॉर्ब करूंगा 1 यूनिट चार्ज उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम ईएमएफ कहेंगे राइट So 2 ways to define and for both of them the formula is same like EMF is equal to energy per unit charge. इधर देखो work done per unit charge इधर energy over charge and we know work and energy both are same things. So that's why these two definitions are same as well. अच्छा what is meant by resistance now? रेजिस्टेंस थोड़ा सा जो आज हमारे मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए मैं दोबारा चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है अदरवाइज़ मैं स्ट्रेट इंटरनल पे जाना था लेकिन अब आज मेहमान ज़्यादा आ गए तो इसलिए उनकी खातिर थोड़ी करनी चाहिए ठीक है क्या पता कल ना आए मेहमान तो 1-2 दिन के ही होता है ना अच्छा तो देखो रेजिस्टेंस क्या होती है रेजिस्टेंस
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वी नो के इट इज मेजर ऑफ ऑपोजिशन बाय मटेरियल against flow of charges or current through them. Okay, so देखो रेजिस्टेंस के सिंपल मीनिंग है इट्स सिमिलर टू फ्रिक्शन इन मूवमेंट. जिस तरह फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन को अपोज करती है ना, इसी तरह रेजिस्टेंस क्या करती है, चार्जेस को या करंट को मूव नहीं होने देती. और इसकी जो कोर रीजन है वो क्या होती है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज collision of moving charges with vibrating atoms with vibrating atomic lattices of material. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखो कोर रीजन रेजिस्टेंस की क्या होती है. रेजिस्टेंस की कोर रीजन ये होती है कि जब चार्जेस जा रहे होते हैं जिस मटेरियल में से, उस मटेरियल के एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो चार्जेस उनके साथ हिट करते हैं, कोलिजन होती है, जिसकी वजह से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट होती है. ओके, इसकी एग्जाम डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एग्जाम डेफिनेशन इज R इज V ओवर I. V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मटेरियल या अक्रॉस रेजिस्टर, and I is current through resistor. Current through resistor. So this is called exam definition. आप इसको इनवर्स लिख लेते हो. ये एग्जाम डेफिनेशन नहीं है. This is just to understand कि what is resistance. So actual definition is resistance is equal to ratio of potential difference across resistor to flow of current through it. So ratio of potential difference to current is called resistance. तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो इन शॉर्टेस्ट वर्ड्स में, तो आई विल बी सेइंग रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट. दैट्स इट, सिंपल. रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फॉर अ मटेरियल इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस. Okay beta, so we have done recalling of important stuff. EMF उसका formula, उसकी unit, and then resistance क्या होती है, general concept, उसका formula. और resistance की unit क्या होती है, किसी को पता है? unit of resistance ओहम. और इस ओहम को इस तरह ओमेगा से लिखा जाता है. this is omega and ओहम is equal to volt per ampere. ओहम इज वोल्ट पर एम्पेयर. इसकी यूनिट वोल्ट होती है और इसकी यूनिट एम्पेयर होती है और इसकी यूनिट जो है वो ओहम होती है. अभी अगेन दीज आर द बेसिक नॉलेज. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेल. अच्छा बेटा, सेल क्या होता है या बैटरी क्या होती है आपके ख्याल में? सेल या बैटरी क्या है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों भाई, सेल क्या होता है, क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है या एनर्जी सप्लाई करता है? सेल, या हम कहेंगे भाई सेल या बैटरी एक ऐसी चीज़ है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है, सम टाइम केमिकल एनर्जी स्टोर करता है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. तो सेल की जो जॉब है वो है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है. सो वी से कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल energies into electrical energy, right? Okay, तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेल का मेन काम ये होता है. अच्छा, आप देखो सेल की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है आइडियल सेल जो एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, वो सिर्फ किधर एग्जिस्ट करता है? वो सिर्फ बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. आपने कहाँ पढ़ा है? आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है. आपने ओ लेवल्स में जितने भी सेल्स या बैटरीज पढ़े हैं वो सब के सब आइडियल थे. आइडियल का मतलब क्या होता है? जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. और इसका मतलब है कि वो कोई पावर या कोई एनर्जी वेस्ट ना कर रहा हो.
देखो जब एनर्जी कन्वर्जन होती है तो कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है, राइट? ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि वेन एवर यू कन्वर्ट वन एनर्जी लाइक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो आपको जो अदर फॉर्म आप चाह रहे होते हैं कि ये मिले, उतनी नहीं मिलती आपको, राइट? लेट्स से अगर मेरे बॉडी में अभी केमिकल एनर्जी 100 जूल है और मैं चाह रहा हूँ कि यार सारी की सारी मोस्ट यूजफुल इस टाइम क्या है, साउंड एनर्जी है, तो वो साउंड में कन्वर्ट हो, लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? 100 मैं कन्वर्ट करूंगा तो मे बी 90 जूल साउंड एनर्जी हो, 95 हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो 95 96, लेकिन 100% इम्पॉसिबल है कि कोई भी एनर्जी 100% जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी और एनर्जी में. देयर इज ऑलवेज सम लॉस्ट एनर्जीज विच इज एनर्जीज इन अदर फॉर्म्स. मतलब जिस फॉर्म में आप चाह रहे होते उसमें नहीं मिलती. मिसाल के तौर पे व्हीकल्स में हम केमिकल एनर्जी, फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है. अब हम क्या चाह रहे होते हैं कि भाई गाड़ी मूव करे और एक्सेलरेट करे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गाड़ी में. हमें यूजफुल गाड़ी में क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक, क्योंकि हमें उसे मूव कराना है, खाली आवाज़ें तो नहीं सुननी ना, मूव कराना है उसको. तो यूजफुल एनर्जी इज काइनेटिक, लेकिन सारी की सारी हमें केमिकल एनर्जी फ्यूल की वो काइनेटिक में नहीं मिलती. उसमें एनर्जी लॉसेज हो रही होती है, हीट एनर्जी बन रही होती है, साउंड एनर्जी बन रही होती है, फिर एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी जा रही होती है, अंदर इंजन को मूव कराने के लिए, उस पार्ट्स को, पिस्टन्स को मूव कराने के लिए उधर एनर्जी जा रही होती है. तो टेक्निकली यू कांट गेट 100% काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह सेल के अंदर भी होता है. तो जो बेटा आइडियल सेल होता है ना, आइडियल सेल वो ऐसा होता है जो 100% एफिशिएंट होता है. 100% एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि नो एनर्जी लॉसेस, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते, और वो आपको एग्जैक्ट एनर्जी जितनी उसके पास होती है सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपको दे देता है. अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो आइडियल सेल का सर्किट इस तरह होता है. लेट्स से यहां पे मैंने लैंप लगा दिया है और ये ऐसे लगा दिया, तो ये इसने साथ ये लिख दिया है. जब इस किस्म का सेल ऐसे बना होता है और साथ कोई और चीज नहीं होती, तो वी से दिस इज आइडियल सेल. ये आइडियल सेल है. तो आप देखो ओ लेवल्स में सारे ऐसे ही पढ़े हैं ना सेल्स. ये बैटरीज इसी तरह होती थी, उसके साथ तो कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ बस ये सेल की सिंबल बनी है, दैट्स इट. ये बैटरी बनी हुई है, दैट्स इट. ओके, अब व्हाट इज अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस? तो रियल सेल्स क्या होते हैं? रियल आर एक्चुअल सेल्स. अच्छा, जो रियल सेल होगा वो ऐसा होएगा इस तरह, और इसके साथ हम एक छोटा सा सिंबल बनाएंगे और ये इसकी बाउंड्री बना देंगे. ये जो डॉटेड बाउंड्री है ये सेल की बाउंड्री है. इसका मतलब है ये पूरा जो है ये सेल है हमारा. अब इसमें ये तो हमें पता है कि दिस इज वोल्टेज सोर्स EMF. ये क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? ये सिंबल किस चीज की लग रही है? सिंबल रेजिस्टर. तो ये जो रेजिस्टर सेल के अंदर है इसको हम स्मॉल r कहते हैं. चूंकि ये सेल के अंदर है इसलिए हम इसको नॉर्मल रेजिस्टर की तरह नहीं लेते, कैपिटल R नहीं लिखते. हम इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए स्मॉल r लिख देते हैं. अब ये जो स्मॉल r है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस. अब देखो इंटरनल का मतलब क्या होगा कि ये सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है. अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्यों है? पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्यों है भाई, क्या वजह है, वाई, क्यों है ये, वाई आर इज देयर? तो हम कहेंगे देखो सेल किस चीज का बना होता है? नॉर्मल जो सेल हम यूज करते हैं 1.5 वोल्ट, उसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, सॉलिड केमिकल्स होते हैं. सॉलिड सेल भी होता है, लिक्विड भी होता है, राइट? जिस तरह एसिड बैटरीज भी होती हैं, ड्राई बैटरीज भी होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज भी होती हैं. आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो सॉलिड हैं. लेकिन उसके बाद जो गाड़ियों के अंदर या वैसे हम बैटरीज घरों में यूज़ करते हैं सोलर सिस्टम के साथ या UPS के साथ, या गाड़ी के अंदर भी दो किस्म की बैटरीज होती हैं ना. एक ड्राई बैटरी होती है और एक जो है वो एसिड बैटरी होती है. तो जो एसिड बैटरी है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हम लेट्स से एसिड डाला होता है, प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो काम कर रही होती है. तो ड्राई बैटरी का काम डिफरेंट होता है, एसिड वाली बैटरी की वर्किंग डिफरेंट होती है, लेकिन आउटकम एक ही होती है कि वो आपको करंट दे रहे होते हैं. ऐसे ही है ना. तो देखो अब आप खुद सोचो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स या बैटरीज में क्यों होती हैं, वजह क्या है? कॉमन सेंस सोचो.
जिस तरह मैंने रेजिस्टेंस की रीजन बताई है, रेजिस्टेंस की रीजन क्या बताई है, ये क्या बताई है, कोलिजन, जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वायर में से तो वायर के एटम के साथ हिट करते हैं एंड दे सफर कोलिजन। तो इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस इन बैटरी की क्या वजह हो सकती है? इतने लोग बैठे हुए, कोई एक तो आंसर बताए ना यार। रेजिस्टेंस की रीजन क्या होती है कि व्हेन मूविंग चार्जेस सफर इनकाउंटर विद वाइब्रेटिंग एटम ऑफ द मटेरियल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो जो ड्राई बैटरी है या सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, जिस तरह अगर ये मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये सेल है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर केमिकल है, लेड है या जो भी है, इसके अंदर केमिकल है, ऐसे ही है ना। और ये केमिकल क्या है, सॉलिड है। यार अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल्स होंगे या नहीं, एटम्स होंगे या नहीं? क्यों भाई, सेल के अंदर ये सारा केमिकल है ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स। अब अगर इसके अंदर से चार्ज गुजरता है, लेट्स से ये चार्जेस आते हैं, ये चार्जेस आ रहे हैं, करंट आ रहा है, इसके अंदर से गुजरने हैं, तो जब ये इसके अंदर से गुजर रहे हैं तो सेल क्या करता है, अपनी एनर्जी इनको दे रहा होता है, इनको फीड कर रहा होता है। सेल का काम ये होता है कि जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है वो चार्जेस को दे। चार्जेस जब सेल से बाहर निकलते हैं तो वो एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। देखो ये मैं बना रहा हूँ हॉलो और ये फील्ड बना रहा हूँ। अब हॉलो और फील्ड चार्जेस में क्या फ़र्क है, इनके पास एनर्जी नहीं है, दे हैव फुल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रॉम वेयर दे गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रॉम सेल, इनसाइड द सेल। तो सेल का काम क्या होता है कि वो चार्जेस को फीड करता है एनर्जी से। जैसे यार हमारे घरों में किचन का काम है, किचन क्या काम करता है, किचन से हमें एनर्जी फीडिंग होती है, हम जितना खाना खा रहे होते हैं वो किचन में बन रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो किचन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, केमिकल। क्योंकि हम जाहिर है ह्यूमंस, हम क्या खाते हैं, हम जो फूड हमारा होता है सबका कॉमन फूड है, तो फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो सेल समझ लो, जिस तरह हमारे घरों में किचन है, सेल का वो काम होता है कि ये पूरे सर्किट में सेल एक किचन है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। और चार्जेस क्या हैं, वी ह्यूमन, जिस तरह हम सब अपने घरों में जाते हैं तो हम चार्जेस होते हैं। लेट्स से अगर बहुत जल्दी हो, ठीक है, तो हम सीधा किचन में ही चले जाते हैं, ठीक है, कि चलो भाई इधर ही देखते हैं, खाना रेडी हो रहा है, पड़ा हुआ है, जो भी निकाल के खा लेते हैं, राइट। तो हम किचन में जाते हैं, केमिकल एनर्जी हम अपने अंदर स्टोर करते हैं, बाहर निकलते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, जब हम बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, काइनेटिक में हो सकती है, ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, जीपी में हो सकती है, राइट, खेल रहे हैं तो ज़्यादातर तो काइनेटिक और जीपी होती है, ज़ाहिर है, चूँकि हमारी मूवमेंट ज़्यादा, या हमारे लिए ज़्यादा, या आप लोग भी अगर ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर साउंड एनर्जी भी ज़्यादा कन्वर्ट होती है, राइट, ऐसे ही है ना। लेकिन आप सबसे ज़्यादा साउंड एनर्जी मेरी यूज़ हो रही है क्योंकि आप तो चुप करके सुन रहे हो ना, राइट। तो बात यह है, सेल का भी यार यही काम है कि सेल में से जब चार्जेस आते हैं तो वो सेल उनको फीड करता है एनर्जी, उनको एनर्जी दे देता है, और वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सेल में होती है केमिकल, चार्जेस जब बाहर निकलते हैं उनमें होती है इलेक्ट्रिकल। अब माय क्वेश्चन इज कि सेल के अंदर रेजिस्टेंस क्यों होएगी? तो कॉमन सेंस सोचो, सेल के अंदर केमिकल्स है, मटेरियल है, तो जब वो चार्जेस जा रहे हैं तो ना सिर्फ वो एनर्जी ले रहे हैं बल्कि वो सेल के जो अंदर मटेरियल है उसके एटम्स को हिट भी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी ले भी रहे हैं और उधर ही एनर्जी वेस्ट भी कर रहे हैं। बट ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, थोड़ी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो एनर्जी वो वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रीजन क्या होती है? रीजन इसकी ये है कि मूविंग चार्जेस इनकाउंटर collisions with particles of cell, hence experiencing resistance। बेटा ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये मुश्किल लग रही है। क्यों भाई अली? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह क्या है? collision of moving charges with atoms of the cell। वही रीजन है, रीजन तो सेम ही होती है ना, रीजन तो डिफरेंट नहीं हो सकती। इधर मैंने रेजिस्टेंस की रीजन क्या लिखी है? collision of moving charges with vibrating atomic lattices of material, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की रीजन यही है, सिंपल सेम यही, collision of moving charges with the material of the cell। ओके, इसका इफेक्ट क्या होता है? मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? सेल हीट अप हो जाता है, राइट। सेल क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। क्यों?
सेल ने अपनी केमिकल एनर्जी दी है चार्जेस को कि यार लेके जाओ, बाहर लैंप लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, उसको चाहिए एनर्जी, ले जाओ, ऐसे ही है। लेकिन वो क्या करता है, जब यहां से मूव करता है तो रेजिस्टेंस की वजह से यहां चार्ज जो एनर्जी केमिकल ले रहा है उसी एनर्जी को डेसिपेट कर रहा है, और चीजें जब हिट करती हैं तो हिट करने से कौन सी एनर्जी बनती है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यहां से निकलेगी, तो इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी जो है वो चार्जेस हीट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे सेल हीट अप हो जाएगा। शायद कभी आपने देखा हो कि सेल या बैटरीज हीट अप हो गई हो, कभी किसी ने शायद एक्सपीरियंस किया हो। या फिर अगर आप इफ़ यू यूज़ फ़ोन टू मच, ठीक है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हो, तो आपको फील होगा कि यार फ़ोन मेरा हीट अप हो गया है। कभी फील हुआ है ऐसा या नहीं? हाँ, हुआ है ना। या फिर आप चार्ज पे जब फ़ोन लगाते हैं हम, तो जो सुपर फास्ट चार्जर होते हैं वो, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वो हमारी बैटरीज को ओवर हीट कर देते हैं, ठीक है। अगर फ़ोन आपका 20-25 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो जल्दी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई करंट आप भेज रहे हैं। सुपर फास्ट चार्जर जो होते हैं वो लार्ज करंट भेजते हैं, 4 एम्पेयर तक करंट जा रहा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा करंट जा रहा होता है तो वो बैटरी के कोलिजन भी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा करंट का मतलब है ज़्यादा चार्जेस जा रहे हैं। जब ज़्यादा चार्जेस जा रहे हैं तो कोलिजन भी ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है। तो जब कोलिजन ज़्यादा हो रहे होंगे तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जो है वो बैटरी के एटम्स हैं। क्या है? बैटरी के एटम्स हैं। और यहाँ पे बाहर से मैं 10 लोग ले आता हूँ कि आ जाओ भाई इधर, 10 स्टूडेंट और आ गए। उनको कहता हूँ यहाँ से आपने रैंडमली भाग के उधर जाना है दूसरी वॉल पे, और आप सब क्लोज क्लोज बैठे हुए हैं। तो अगर 10 लोग यहाँ से भाग के जाएंगे तो उनके कोलिजन ज़्यादा लोगों के साथ होंगे ना। तो जब ज़्यादा लोगों के साथ होंगे तो ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट होएगी, उनकी अपनी एनर्जी जो है वो डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं एक जा रहा हूं तो मैं तो कम लोगों के साथ कलाइड करूंगा क्योंकि मैं एक हूं, लेकिन 10 लोग ज़्यादा के साथ कलाइड करेंगे। तो यही काम चार्जर्स के अंदर होता है। नॉर्मल चार्जर बैटरी को हीट अप नहीं करते क्योंकि करंट थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है। जो सुपर फास्ट चार्जर है उनमें करंट बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, 400 टाइम्स ज़्यादा जा रहा होता है। तो उससे क्या होता है, कोलिजन ज़्यादा होते हैं और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का नुकसान क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सेल, हीटिंग इफेक्ट इन सेल। और इसको हम क्या कहते हैं? लॉस्ट एनर्जी, कि आपकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है एनर्जी। क्योंकि हमें सेल से हीट तो नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए यार सेल एनर्जी दे, ना कि सेल खुद हीट अप होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आइडियल सेल, व्हाट डू यू थिंक आइडियल सेल क्या होता है? मतलब एक हमने सेल लेना है, रिमोट का सेल खत्म हो गया, हम बाहर गए, शॉप पे गए, हमने कहा कि यार पैसे थोड़े हैं, चलो 50 रुपीज़ वाला या 40 वाला या 30 वाला सेल ले लो एक। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा एक ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, और उसका ही वही सेल हमें मिल रहा है जी 500 का। हम कहते हैं लो यही सेल 500 का, यही सेल 50 रुपीज़ का, यार 50 वाला ले लो। लेकिन वो सेल 500 वाला क्यों 500 में है? उसकी क्या वजह हो सकती है? सोचो, क्यों 500 का है? वो एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? लेस रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लेस है। चलो एक रीज़न हो सकती है, और दूसरी रीज़न क्या होगी? चलो वो तो लेस रेजिस्टेंस होएगी, हीट अप नहीं होगा, और नहीं, वोल्टेज तो सेम होते हैं। उसके अंदर केमिकल स्टोर ज़्यादा होगा, वो सेल ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। वो सेल आपका जो 500 वाला है हो सकता है 2 साल चल जाए, लेकिन जो 50 रुपीज़ वाला आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर केमिकल स्टोर कम होगा, उसमें एनर्जी कम होएगी, ठीक है। जब उसमें एनर्जी कम होएगी तो हो सकता है 1-2 महीने बाद फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना। कभी सेल नहीं परचेज़ किया आप लोगों ने? नहीं, अभी खैर छोटे छोटे है ना, कोई बात नहीं, अभी उम्र ही नहीं है आपकी ये, जब उम्र आएगी तो फिर आप देखेंगे। ओके, एनीवेज, तो देखो एक्सपीरियंसिंग रेजिस्टेंस, हैंस एक्सपीरियंसिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसकी सिंबल क्या होती है? सिंबल ये वाली है, ये ईएमएफ है, और ये उस रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस की सिंबल होती है। एक छोटा सा बॉक्स और उसके साथ स्मॉल आर। जब भी स्मॉल आर आएगा तो वो क्या होएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और अगर कैपिटल आर लिखा होएगा तो ये क्या होएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टर। जो सर्किट में सेल से बाहर जो भी रेजिस्टर्स होते हैं उनको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टर कहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू डिफाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस।
रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ratio of loss voltage inside cell to flow of current through it is known as internal resistance. ओके जी, ये डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन किस जैसी लग रही है हमें, सिमिलर टू व्हाट, ये वाली डेफिनेशन। वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, वो पढ़ो जरा, क्या है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फॉर अ मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ओके। ये क्या है? रेशियो ऑफ लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट का मतलब क्या है? लॉस्ट का मतलब यह है कि भाई जो वोल्टेज सेल के अंदर हीट में कन्वर्ट हो गए इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उनकी बात हो रही है, जो जाया हो गए, वेस्ट हो गए हैं जो। तो रेशियो ऑफ लॉस्ट वोल्टेज इनसाइड सेल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, क्योंकि R इज V ओवर I होता है ना, तो इसलिए हम इसको ये लिखते हैं R इज V लॉस्ट ओवर I। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। Okay, next thing, we have to find internal resistance of the cell. तो how we will find that? अब हम जरा टेक्निकल पार्ट की तरफ आ रहे हैं, सर्किट कैलकुलेशन उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा देखो, मैंने पहले आपको, हालांकि स्टार्ट जो मेरा स्टार्ट था वो इधर से होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ पहले मैंने आपको थोड़ा रिकॉलिंग का बताया, EMF, फिर रेजिस्टेंस, फिर ये हमने थोड़ी सेल की सर्किट बनाया, फिर देखा कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की रीज़न क्या होती है। अभी भी इन केस किसी को कोई डाउट है या बात नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दो, मैं दोबारा री एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बात की समझ आए। मतलब फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब आप सुनते हो तो फिर आप प्रोसेस, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि ये क्या बता रहे हैं, किस तरह होता है, ठीक है। असल में ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 100% सबको समझ ही आ जाए। रिक्वायरमेंट है लिसनिंग, बस लिसनिंग एंड प्रोसेसिंग कि यार ये क्या बता रहे हैं, अच्छा ये सेंस बन रही है, ठीक है ठीक है। जहाँ नहीं सेंस बन रही, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि सर ये सेंस नहीं बन रही, आई विल री एक्सप्लेन, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है फिर घर जाओ, जाके 20-25 मिनट लगाओ, इसको रिवाइज करो कि आज उन्होंने क्या पढ़ाया था। फिर वो जो वर्कशीट मैंने भेजी उसमें से देखो क्वेश्चंस, इसके खैर बहुत, इसके मैं आपको कैम्ब्रिज वाले क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अब हम कैम्ब्रिज से भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ये देखा है कि ये रियलाइज़ किया कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए थे, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो उसमें वैरायटी थोड़ी सी कम थी। अब जब हम कैम्ब्रिज के क्वेश्चन भी डालेंगे तो वैरायटी बढ़ जाएगी, जब वैरायटी बढ़ जाएगी तो आप फिर कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी मैं अभी वर्कशीट आपको भेज दूंगा कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी आप साथ साथ शुरू कर देंगे। ओके, सो फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना है कि भाई हम इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये बैटरी है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, हम करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एमीटर लगाते हैं। उसके बाद हम यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर। उसके बाद हम ये करते हैं कि लेट्स से एक लैंप लगा देते हैं, यहां कुछ भी लगा सकते हैं आप, चलो मैंने लैंप लगा दिया, आप रेजिस्टर भी लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने ऐसे कर दिया, और हम ये करते हैं कि इस लैंप के अक्रॉस, या एक सेकेंड, लैंप नहीं, मेरा ख्याल है इधर रेजिस्टर ही फिलहाल लगाऊं, हाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लैंप की बजाय वी यूज सिंपल रेजिस्टर, ये ओके बेटा।
ये है हमारा सर्किट, जो कल भी आप लोग कुछ पूछ रहे थे कि हमें सर्किट की समझ नहीं आ रही कि वो वी आई ग्राफ बना हुआ है, वो जो असाइनमेंट में था कि वो सर्किट कैसा बनाना है, तो वो भी सर्किट ऐसे ही था, इसी तरह का सर्किट आपने बनाना था। अब देखो इसमें कितनी कितनी चीजें हैं, जरा देखते जाओ। ये क्या है? सेल। और ये ई क्या लिखा हुआ है? इसकी ईएमएफ। आर क्या है? आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? एमीटर। एमीटर का जो पॉजिटिव होता है वो बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड के साथ होता है, और जो नेगेटिव होता है इसका वो बैटरी के नेगेटिव वाली साइड के साथ होता है, राइट। नेक्स्ट, अगर आप इसको उल्टा लगा दो तो फिर ये रीडिंग सही देता है, सिर्फ नेगेटिव रीडिंग दे रहा होता है। अगर आप पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाओगे ये आपको पॉजिटिव रीडिंग देगा। नेक्स्ट, ये क्या चीज है? वेरिएबल रेजिस्टर। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर हम क्यों लगाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर हम इसलिए लगाते हैं कि हमें डिफरेंट रीडिंग्स चाहिए होती हैं। वी नीड 5-6 रीडिंग्स। अब आप सोचो, अगर वेरिएबल रेजिस्टर मैं यहां ना लगाऊं, हाँ, तो आपको एमीटर और वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा? इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस विल बी टेलिंग यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? दीज बोथ आर रेजिस्टर्स, बट व्हाट इज डिफरेंस? एक फिक्स है, जो भी होगा फिक्स, और एक वेरिएबल है, उसकी आप चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट्स से मैं इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूं 0 से लेके 5R तक। लेट्स से मैं इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूं, और इसकी रेजिस्टेंस R है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम ऑफ कोर्स पहला स्टेप ये होगा कि ये मेन थिंग इज दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज दिस, क्योंकि इस पूरे सर्किट में आप क्या चेंज कर सकते हो? ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये तो इसको आप खुद से नहीं चेंज कर सकते, ये भी आर भी फिक्स है, वी तो आपने रीडिंग लेनी है, तो आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हो, इसकी रेजिस्टेंस को। मतलब मैं कहूं कि जी पहला स्टेप जो है उसमें मैं इसको रख दूं 0, दूसरे स्टेप में मैं R रख दूं, थर्ड में मैं इसको 2R कर दूं, फोर्थ में मैं इसको 3R कर दूं, फिफ्थ में मैं इसको इसकी वैल्यू को 4R सेट कर दूं, और सिक्स में मैं इसको 5R कर दूं। तो आई मीन पूरे सर्किट में मैं सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं, ऐसे ही है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप चेंज करते हैं, ओके। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो सर्किट में क्या चीज चेंज होती हुई आपको नजर आएगी कि यार मैं ये चेंज कर रहा हूं, इसकी वजह से इस पूरे सर्किट में क्या चेंज नजर आएगा आपको? बताएं। वोल्ट मीटर रीडिंग और एम मीटर रीडिंग चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक जो करंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड ओहम्स लॉ के मुताबिक ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसे ही है ना। और वी कैन आल्सो से वन थिंग कि ये जो V और I है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओहम्स लॉ, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ओके। तो चूंकि आप सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, इसलिए सर्किट का करंट भी चेंज होगा ना चेंज। जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड। अगर करंट डिक्रीज होएगा तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होएगी? ये भी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, आपके जो एम मीटर है, मतलब एज यू इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज होती जाएगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज होती जाएगी। तो यू विल गेट 5 सेट ऑफ रीडिंग्स। और आपके पास कौन कौन सी रीडिंग्स? एक तो आपके पास करंट की रीडिंग आ जाएगी, एक आपके पास ये V की रीडिंग आ जाएगी। इस तरह यू विल गेट 5 रीडिंग्स, राइट। देखो आपने पहले रेजिस्टेंस 0 रखी, आपके पास रीडिंग आ गई, आपने यहां लिख दिया। फिर आपने इस रेजिस्टेंस को R किया, जो भी रीडिंग्स आई आपने यहां लिख दिया। फिर आपने इस रेजिस्टेंस को 2R किया, जो रीडिंग्स आई लिख दिया, 3R पे लिख दिया, 4R पे लिख दिया, और 5R पे भी लिख दिया। ये टिक है, V नहीं है। मतलब आपने ये वैल्यूज जो भी नोट की आपने लिख दी यहां पे। समझ आई बात की? क्यों भाई? डज दिस मेक सेंस? कि अगर आप इस R को चेंज करोगे तो V और I की रीडिंग्स डेफिनेटली चेंज होएंगी।
हाँ जी, क्या रेजिस्टेंस, क्या कह रहे हो? रेजिस्टेंस से आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, हाँ, वोल्टेज कम होएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, टिकटॉक बन रही है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, एंजॉय करो, कोई नहीं मसला। पढ़ाई नहीं एंजॉय कर रहे हो तो कुछ और ही एंजॉय कर लो, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा देखो भाई, लेट मी फिनिश विद दिस यार, टाइम थोड़ा है। देखो, तो एक बात हमने यहाँ पे बताई कि यार अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो सर्किट के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं? सर्किट चेंजेस में वी विल से वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो रही है और एमीटर रीडिंग भी डिक्रीज हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं यहां पे एक वोल्टेज, अच्छा मुझे बताओ ये सर्किट सीरीज है या पैरेलल है? रोहान, इसमें कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में? इस पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं? हाँ, अल्लाह ताला ने आंखें दी है ना, तो देख के बताओ यहां से कितने लगे हुए हैं, खाली देख के बताना है, सोचना भी नहीं है। शुक्र है, 3 लगे हुए हैं, एक ये रेजिस्टर है, एक ये और एक ये है, ठीक है, सही है ना? अच्छा मिनाइल आप बताओ, ये तीनों रेजिस्टर्स जो है ये और ये, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। कैसे सीरीज में है? क्योंकि एक ही पाथ है, यहां से करंट आएगा और इधर से जाएगा, तो सीरीज में करंट क्या रहता है? सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम होता है। ओके, तो बेटा देखो, हाँ, और क्या चीज डिवाइड होती है? वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड्स, और करंट क्या रहता है? सेम रहता है सीरीज सर्किट में। तो हम यहां लगाएंगे लास्ट थिंग फॉर टुडे, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगेगा? यहां पे इनपुट वोल्टेज कहां पे है? इनपुट सेल में, गुड। तो इनपुट इसमें है सेल में, तो उसको मैं लिखूंगा ईएमएफ। आउटपुट कितने हैं, किधर किधर हैं आउटपुट? आउटपुट दो जगहों पे, दो किस्म के हैं, एक यहां पे जो बाहर आपको मिल रहे हैं वोल्टेज, और एक जो सेल के अंदर लॉस हो रहे हैं। ये दो है, लेकिन हम इन दोनों को सेम कंसिडर करेंगे कि दीज आर एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा उसको हम आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, आउटपुट। और जो यहां पे वोल्टेज लॉस होंगे उसको हम क्या कहेंगे? लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई विल से आउटपुट वोल्टेज प्लस लॉस्ट वोल्टेज, राइट? क्योंकि ये जो सेल की ईएमएफ है ये दो तरह के वोल्टेज दे रही है, एक आउटपुट, बाहर बेशक एक रेजिस्टर हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितने भी उनको आउटपुट कहेंगे, और सेल के अंदर जो है वो लॉस वोल्टेज होंगे। अब मैं इसको सिंबल्स में लिखता हूं, ई आउटपुट वोल्टेज होता है आई आर और लॉस वोल्टेज होता है आई स्मॉल आर। ऐसे ही है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो दैट्स वाई ये मैंने आई आर प्लस आई स्मॉल आर लिखा। अच्छा, अब एक और भी लिख सकता हूं, दिस इज E, दिस इज यूजफुल आउटपुट वोल्टेज, यूजफुल आउटपुट वोल्टेज प्लस लॉस्ट वोल्टेज, वर्ड्स में लिख रहा हूं। एंड वन लास्ट थिंग टू राइट दिस अगेन, एक ही फॉर्मूला न्यू वर्ड्स के साथ लिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्टेज। तो एक 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, एवरी दीज 4 फॉर्म्स आर एक्चुअली सेम, लेकिन सिर्फ क्या है यहां पे, क्योंकि ये लॉस वोल्टेज के डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के डिफरेंट नेम्स होते हैं, इसलिए हमें ये लिखना है। वी आउट को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके बेटा।